हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम ईएम वेव भी बोलते हैं और इसी को हम रेडिएंट एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक और नाम होता है जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो किसी भी नाम से बुला सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। अब बात करते हैं, ये जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या होती है और कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक ऐसी वेव है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होती है विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, एक ऐसी वेव, देखो हमें पता है वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर एक ऐसी वेव जिसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और वो बिना मीडियम के ही एनर्जी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। और ये जो वेव है ये लाइट की स्पीड से ही मूव करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इस वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम क्यों आया है, क्योंकि देखो इसको मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, मीडियम की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है ट्रेवल करने के लिए। तो ये किसके थ्रू ट्रेवल करती है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन के थ्रू ट्रेवल करती है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। और ये जो वेव है ये स्पेस में ट्रेवल करती है विद द सेम स्पीड एज ऑफ लाइट। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड होती है। तो ईएम वेव की स्पीड भी इतनी ही होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट वही है कि द ईएम वेव डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो कोई भी अगर एक वेव है, अगर हमें एक वेव को डिस्क्राइब करना है तो देखो एक वेव को हम इस तरह से बना सकते हैं। यहां से शुरू करी हमने एक वेव, इस तरह से बनती है वेव, है ना, इस तरह से वेव बनती है हमारी। ये हो गई हमारी वेव। अब देखो ध्यान देना, ये क्या है, हमारी वेव। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें बात करेंगे। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, एलिवेटेड पोर्शन होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एलिवेशन। और ये जो नीचे की तरफ पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो ऊपर की तरफ जो हाफ वेव बन रही है इसको हम बोलते हैं एलिवेशन और नीचे वाले को बोलते हैं डिप्रेशन। एलिवेशन की जो हाइट होती है, ये जो हाइट है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट, CREST। और जो डिप्रेशन की डेप्थ होती है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, और क्रस्ट की हाइट या फिर ट्रफ की डेप्थ जो होती है इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेवलेंथ क्या होती है। तो देखो वेव लेंथ जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो वेव और एक लेंथ। तो अगर दोनों को हम कंपेयर मिला दें तो वो बनता है वेवलेंथ। तो किसी भी वेव की जो लेंथ होती है वो होती है वेवलेंथ। तो एक कंप्लीट वेव जो होती है ना, ऐसे होती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के, मतलब एक एलिवेशन और एक डिप्रेशन मिला के एक कंप्लीट वेवलेंथ होती है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, तो एक वेव कहाँ तक कंप्लीट होगी, एक वेव इस पॉइंट तक कंप्लीट होगी। ठीक है, यहां तक कंप्लीट होगी। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से, ठीक है, तो वेव कहां पे कंप्लीट होगी, यहां पर कंप्लीट होगी। अगर हम इस वाले पॉइंट से शुरू करेंगे तो वेव कहां पे कंप्लीट होगी, यहां पर कंप्लीट होगी। तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, अगर हम यहां से शुरू करें, ठीक है, तो वेव कंप्लीट कहां पे होगी, ये हमारी वेवलेंथ होगी। तो इस पॉइंट पे कंप्लीट होगी, क्योंकि एक ऊपर वाला एलिवेशन तो आ गया और डिप्रेशन का आधा ये आ गया और आधा ये हो गया। तो इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो मतलब एक कंप्लीट लेंथ होनी चाहिए वेव की, एक कंप्लीट वेव की। अब फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वैसे अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और नियरेस्ट ट्रफ। ठीक है, जैसे ये एक क्रस्ट है, ठीक है, और ये एक क्रस्ट है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। जैसे ये वाला एक ट्रफ है और अगला ट्रफ ये है, तो हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोल दिया, वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, और जो एक वेवलेंथ होती है वही एक वेव को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्योंकि वेव की लेंथ ही तो वेवलेंथ होता है। अच्छा, वेवलेंथ की यूनिट की बात करते हैं। तो क्योंकि वेवलेंथ एक डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर तो आप लोगों को पता है क्या होता है, बट एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर शायद नहीं पता हो। तो हमेशा ध्यान रखना है, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं और एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन ध्यान रखना है आपको।
इसके अलावा एक और यूनिट होती है फर्मी। फिजिक्स में हम एक और यूनिट पढ़ते हैं फर्मी, ठीक है, यहाँ पर तो यूज नहीं होगी बट फिजिक्स में होता है, 10⁻⁻15 मीटर होते हैं फर्मी में। तो इतना ध्यान रखना है वेवलेंथ के बारे में। सो आई थिंक ईएम वेव क्लियर हो गया होगा क्या होती है। तो ईएम वेव बेसिकली एक ऐसी वेव होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन के थ्रू ट्रैवल करती है, ठीक है। और ये किस स्पीड से ट्रैवल करती है, इस लाइट की स्पीड से, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। अच्छा, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लैम्डा को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, तो वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में किसी भी कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर लो, ठीक है। इस ये जो लाइन है इस पे कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, मैं ये वाला पॉइंट चूज कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने चूज कर लिया। तो इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी भी कंप्लीट वेव्स पास होंगी वही कहलाती है हमारी वेव फ्रीक्वेंसी। वही क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। कि नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। अब सपोज करो कि इस पॉइंट से एक सेकंड में 10 वेव्स पास हो रही, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10। इस पॉइंट से एक सेकंड में 4 वेव्स पास हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है, ये म्यू है, इस तरह से इससे डिनोट करते हैं म्यू से। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, HERTZ। इसको हम HZ से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर सेकंड इनवर्स। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला भी होता है, देखो यहां पर मैं फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। देखो स्पीड किसके बराबर होता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड को तो हम v ले लेते हैं, वेव की स्पीड को v ले लेते हैं, डिस्टेंस को हम लैम्डा ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, लैम्डा, और टाइम को हम t ले लेते हैं। और 1/t किसके बराबर होता है, 1/t बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी और ये आ गया लैम्डा। तो ये एक फॉर्मूला हमको यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, वेलोसिटी को ना हम c भी लिख सकते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं, तो वेलोसिटी की जगह हम c भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल c। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसकी स्पीड तो लाइट की स्पीड की जितनी ही होती है, मतलब c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। सो आई होप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लियर हो गया होगा, वेवलेंथ क्लियर होगी होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये क्लियर होगी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, किसी भी वेव को एक पॉइंट से कंप्लीट पास होने में, ठीक है, एक वेव की बात कर रहा हूं मैं, एक वेव की। तो एक वेव को, ठीक है, एक वेव क्या होती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ठीक है। एक कंप्लीट वेव को एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने में जितना भी टाइम लगता है वही होता है टाइम पीरियड, ठीक है। इसको फिर से समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। लेट्स से एक ये वेव है, ये एक वेव है। अब इस वेव को इस वाले पॉइंट से मान लो, इस वाले पॉइंट से जब ये इस तरह से आएगी यहाँ पर, तो इस वेव को इस वाले पॉइंट से एक कंप्लीट वेव को, मतलब एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट वेव है, तो इसको इस पॉइंट से, ठीक है, पास होने में जितना भी टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया है, जस्ट c/λ। तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा। ध्यान रखना है कि टाइम इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय c, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे इनको। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी की। देखो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये फिजिक्स नहीं है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, हम डिस्टेंस मान के चलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं टाइम को 1 सेकंड ले लूं, अगर मैं टाइम को 1 सेकंड ले लूं तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ना कि एक सेकंड में वेव जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। और वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेव की वेलोसिटी c है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी,
क्योंकि देखो टी किसके बराबर है, लैम्डा अपॉन सी, तो सी किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव। तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर 1 लिख लेना, इन 1 सेकेंड। छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती रहती है टाइपिंग में, तो उसके लिए माफ करना। तो वेलोसिटी हमने क्लियर कर ली बच्चों, ठीक है, टाइम पीरियड हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं वेव नंबर के बारे में। देखो वेव नंबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में जितनी भी वेव्स प्रेजेंट होती है ना, कंप्लीट वेव्स प्रेजेंट होती है। मान लो ये एक वेव है यहां से यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, ठीक है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है यहां तक। यहां तक क्या है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो चेक कर लो इतने डिस्टेंस में कितनी कंप्लीट वेव्स प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी कंप्लीट वेव। तो एक वेव तो यहां तक हो गई, दूसरी वेव यहां तक हो गई, तीसरी वेव यहां तक हो गई, और चौथी वेव यहां तक हो गई। तो 1 सेंटीमीटर में टोटल 4 वेव्स प्रेजेंट है। तो इट मीन्स कि इसका वेव नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। और वैसे अगर बात करें वेव नंबर की, तो इसे डिनोट करते हैं म्यू, उसके ऊपर बार से, और ये रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का, ठीक है। अगर हमें वेवलेंथ गिवन है तो हम वेव नंबर इजिली निकाल सकते हैं। वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाई दिया है कि नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। अब लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर। तो वेव नंबर की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। अब देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एम्पलीट्यूड समझा दिया है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्रस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। सो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एक ऐसी वेव जो किसके थ्रू ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन के थ्रू ट्रेवल करती है। मतलब इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एक दो फटाफट इस पे जरा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जैसे अगर कोई यहाँ पर हमें बोलता है तो एक क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, येलो लाइट का, मैं बता देता हूँ। एक येलो लाइट बोल रखी है, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज अ वेवलेंथ ऑफ 580। तो वेवलेंथ हमको दे रखी है कितनी, 580 नैनोमीटर। और हमें बताना है फ्रीक्वेंसी, बताओ कितनी होगी। और सेकंड हमसे पूछ रखा है वेव नंबर, मतलब म्यू बार, ये पूछ रखा है हमसे, ठीक है। ये दोनों चीजें हमसे पूछ रखी हैं, फ्रीक्वेंसी भी और वेव नंबर भी। तो वेव नंबर को म्यू बार से डिनोट करते हैं, म्यू के ऊपर बार। तो देखो लैम्डा से पहले म्यू निकालते हैं। तो म्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। अब सी कितना होता है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि लाइट की स्पीड हमने मीटर पर सेकेंड में ले रखी है, तो वेवलेंथ को भी हम मीटर में ही लेंगे। तो ये नैनोमीटर में है, तो 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उतने सेकंड इनवर्स हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें वेव नंबर निकालना है। अब वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। तो 1/λ की जगह हम लिखेंगे 580, और नैनोमीटर की जगह लिखेंगे 10⁻⁻9 मीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इतने मीटर इनवर्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा। तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज को अप्लाई किया जाएगा। तो फॉर्मूलाज को अप्लाई करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अगर टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो में आगे बढ़ना, नहीं तो और दोबारा कोशिश करना। अब हम बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है, बहुत बेसिक सी बात बोलती है ये। इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना हम थोड़ा सा रदरफोर्ड की, अगर हम ड्रॉबैक पे चले जाएं तो हमारे लिए बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम रदरफोर्ड की ड्रॉबैक पे चले जाएं, देखो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक क्या थी। रदरफोर्ड की ड्रॉबैक में कहा गया कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऑपोजिट चार्ज के अराउंड एक्सेलरेट होगा, इस तरह से घूमता रहेगा, तो वो एनर्जी क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली लॉस करेगा। और एनर्जी अगर वो लॉस करेगा तो फाइनली वो कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा,
ऐसा होना चाहिए ना, बट रदरफोर्ड में ऐसा हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कंटिन्यूअसली मिलती जा रही है कहीं से, अगर वो खर्च कर रहा है तो एनर्जी भी उसको मिलती जा रही है। तो ये चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इसको एनर्जी मिल कहाँ से रही है, एनर्जी का सोर्स क्या है। इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस कर रहा है तो उसको एनर्जी मिल कहाँ से रही है। तो बेसिकली इसी चीज को समझाने के लिए सामने आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। ठीक है, देखिए प्लैंक्स ने बहुत सिंपल सी बात बोली कि जैसे कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, या कोई भी एक एटम समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी एक ये पार्टिकल है, तो ये एनर्जी जो है ना इस तरह से नहीं लॉस करता। जैसे ये है ना, ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूसली लॉस कर रहा है, जैसा अभी तक हम सोचते आ रहे थे कि इस तरह से लॉस करता है वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, बट ऐसे वो लॉस नहीं करता एनर्जी। कोई भी पार्टिकल है ना, वो एनर्जी लॉस इस तरह से करता है, इस तरह से करेगा। ठीक है, मतलब कैसे कर रहा है एनर्जी को लॉस, अनकंटिन्यूसली कर रहा है। अनकंटिन्यूसली कहने का मतलब थोड़ी सी एनर्जी लॉस कर रहा है, फिर रुक रहा है, फिर थोड़ी एनर्जी लॉस कर रहा है, फिर रुक रहा है, फिर थोड़ी एनर्जी लॉस कर रहा है, फिर रुक रहा है। मतलब पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी को लॉस कर रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी को लॉस कर रहा है। और इन्हीं पैकेट्स को बोला जाता है क्वांटा। इन पैकेट्स को क्या बोला जाता है, एनर्जी के पैकेट्स को क्वांटा। और लाइट के केस में इन्हीं को बोला जाता है फोटोन। इन केस ऑफ लाइट दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज फोटोन। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है या एमिट या एब्जॉर्ब हम बोल सकते हैं, वो अनकंटिन्यूसली हो रही है। ठीक है, अनकंटिन्यूसली हो रही है। अब देखो, और जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हो रही है, और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, और लाइट के केस में इनको क्या बोलते हैं, फोटोन। इतना क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। देखो, ये जो गैप ये ले रहा है ना, इस गैप में ये वापस से एनर्जी गेन भी कर लेगा। ठीक है, इस गैप में ये वापस से एनर्जी गेन भी कर लेगा। इसलिए ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में कर रहा है कि जितना टाइम इसको फ्री मिल रहा है ना, ये उस फ्री टाइम में बाहर से, मतलब जो दूसरा एनर्जी लॉस कर रहा होगा उनको ये गेन कर रहा होगा, और जिस एनर्जी को ये लॉस कर रहा होगा उसको कोई और पार्टिकल गेन कर रहा होगा। तो ये था इसकी एनर्जी का सोर्स। और इसी वजह से कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, अपनी शेल में ऑर्बिट में घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, और वो न्यूक्लियस में नहीं आता। ठीक है, अब एनर्जी तो वो लॉस कर रहा है, बट बीच बीच में जो गैप ले रहा है ना, उसमें वो एनर्जी गेन भी कर रहा है। क्लियर हुआ। और जो है एनर्जी गेन या लूज करेगा, ये किसके फॉर्म में करता है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में करता है, जिनको हम बोलते हैं क्वांटा, और लाइट के केस में इनको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये कितनी एनर्जी होगी क्वांटा में, एक पैकेट में कितनी एनर्जी होगी, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। मतलब जो वो एनर्जी गेन या लॉस कर रहा है, वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ वो एनर्जी गेन या लूज कर रहा है, इसी पे डिपेंड करती है कि एनर्जी कितनी होगी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एब्जॉर्ब करने की या लूज करने की, तो एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर कम फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी भी कम होगी। तो अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाता है एच। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एच म्यू। और अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि म्यू जो होता है वो सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। तो एनर्जी की वैल्यू यहां से आ गई एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी कितनी आ गई, एच सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पर जो एच है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। एच जो है वो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। ठीक है, या इसी को हम अर्ग में भी बोल सकते हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड इसकी वैल्यू होती है। अगर एच की यूनिट के बारे में हम बात करें तो ये E अपॉन म्यू के बराबर होता है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और म्यू की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। तो सेकंड ऊपर जाएगा तो एच की यूनिट हो जाएगी जूल सेकंड, जो कि हमने ऊपर लिखी भी है ना। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन देखो, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL2T-2, और सेकंड नीचे है तो मतलब टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स ऊपर आएगा तो ये टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mL2T-1। ये एच की डायमेंशन हो जाएगी। एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ध्यान रखना है। ठीक है, और एनर्जी जो है वो डायरेक्टली होती है म्यू के, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा एच, और एच की जो वैल्यू होती है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और यहां से फॉर्मूला याद रखना है एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट
कि जो ये तो देखो छोटे छोटे पैकेट्स की एनर्जी की बात की हमने, जैसे इस वाले पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो कितनी होगी hc/λ। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये जो सारी एनर्जी सारे पैकेट्स की एनर्जी मिला के ये कितनी होगी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो टोटल एनर्जी होगी ये सिंपल मल्टीपल होती है h म्यू का, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं E इज इक्वल्स टू एन, म्यू की जगह लिखेंगे hc/λ, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं E इज इक्वल्स टू एन hc/λ, E इज इक्वल्स टू एन hc/λ। तो ये होगी हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो आई होप क्लियर हो गया होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है। अब हम इसके ऊपर जरा एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट, ताकि जो हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बोर्ड दे रखा है, ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होंगे आई थिंक। हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, ये ए का मतलब यहाँ पे क्या है, एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर इस तरह से बिंदी होती है, 5000 एंगस्ट्रॉम इज नेसेसरी, ठीक है, इज नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली हमसे क्या पूछ रखा है, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ लाइट, तो हमसे एन की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। और वेवलेंथ हमें दे रखी है, वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में, और एनर्जी हमको दे रखी है 1 जूल। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है NhcL, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/hc। तो एनर्जी कितनी दे रखी है 1, लैम्डा कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जीरो से यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। और h की वैल्यू हमको पता ही है 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है। और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸। तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मेरा काम यहाँ पे सिखाने का है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो यहाँ पे 3 चीजें पूछ रखी हैं, एक तो हमसे लैम्डा पूछ रखा है, एक हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है, और एक हमसे वेव नंबर पूछ रखा है, ठीक है। और टाइम पीरियड हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले टाइम से हम क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला हमें पता है, टाइम इज इक्वल्स टू λ/c, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम इंटू सी। तो लैम्डा दे रखा है, लैम्डा निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻10, और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 0.06 मीटर, ये आ गया लैम्डा। अब हम बात करते हैं म्यू के बारे में। तो म्यू किसके बराबर होता है, c/λ। तो c होता है 3 इंटू 10⁸, लैम्डा कितना निकाला है 6 इंटू 10⁻⁻2। तो ये कितना सॉल्व हो गया जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब 0.5 इंटू 10⁻10, मतलब 5 इंटू 10⁹ सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। और यहाँ पर वेव नंबर निकालना है, वेव नंबर लैम्डा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/λ, मतलब 1/6 इंटू 10⁻⁻2, तो ये 100/6 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 50/3। तो ये आंसर हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, मीटर इनवर्स, सॉरी लैम्डा मीटर होता है, तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं जो हमारे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, या फिर हम बोल सकते हैं जो कि किससे पूछे जाते हैं, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है, और बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं सिर्फ वही ध्यान रखना है, ठीक है। इनसे आपका काम चलेगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।